नमस्कार साथियों, आज का आपका जो टॉपिक है वो पोइट्री सेक्शन है और आपकी कौन सी पोइम है? ये आपकी 4th पोइम है। ठीक है, इसका क्या नाम है? द 7 एजेज ऑफ मैन, यानी मानव की 7 अवस्थाएं, यानी व्यक्ति के जीवन की कौन सी 7 अवस्थाएं हैं उसके बारे में आज हम इस पोइम को पढ़ेंगे। तो इसके राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर। तो मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के जनक माने जाते हैं, यानी इंग्लिश की जितनी भी विलियम शेक्सपियर ने जो पोइम लिखी है वो सारी की सारी अमर कविताएं हैं उनकी। तो इसी के अंदर आज हम पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर सबसे डिफरेंट पोइट हैं, जो पोइट है वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक ही पोइम के अंदर व्यक्ति के जन्म से लेके और उसकी मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसलिए भी ये पोइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th की बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो हम देखेंगे द 7 एजेज ऑफ मैन, यानी मानव की 7 अवस्थाएं, और इनके राइटर कौन है हमारी पोइम के? विलियम शेक्सपियर। तो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको देखें। ऑल द वर्ड्स एज ए स्टेज। स्टेज क्या होता है? रंगमंच। क्या होता है? रंगमंच। यानी कहने का अर्थ है पहली लाइन का ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, यानी संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। यानी जो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो ये संपूर्ण संसार है वो क्या है? एक रंगमंच है। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ठीक है, कि संपूर्ण संसार क्या है? एक रंगमंच है। एंड और ऑल द मैंस एंड वुमेन्स, यानी सभी स्त्री और पुरुष मियरली प्लेयर्स होता है पात्रगण। क्या होता है? पात्रगण, यानी मियरली क्या होता है? केवल। मियरली का अर्थ क्या होता है? केवल, यानी मियरली प्लेयर्स होता है केवल पात्रगण, यानी संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। और एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और सभी स्त्री पुरुष, इस संसार के जितने भी स्त्री पुरुष हैं और सभी स्त्री पुरुष केवल पात्रगण हैं। अर्थात इन दोनों लाइनों का अर्थ क्या होता है कि एक, यानी ये संसार एक रंगमंच है। जितने भी संसार के जो स्त्री पुरुष हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे वो क्या है? सिर्फ एक पात्रगण है। यहाँ पे वो अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आगे देखो, दे का अर्थ क्या होता है? दे का अर्थ होता है वे किसके लिए आए हैं? सभी स्त्री और पुरुषों के लिए। किसके लिए आए हैं? सभी स्त्री पुरुषों के लिए। यानी दे का मतलब है वे हैव देयर एग्जिट होता है बाहर जाने का मार्ग। क्या होता है? एग्जिट होता है बाहर जाने का मार्ग। एंड देयर एंट्रेंस होता है प्रवेश करने का मार्ग। क्या होता है? प्रवेश करने का मार्ग। देखिए इस लाइन को भी आप समझिए कि दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस, यानी इस संसार के सभी स्त्री पुरुष अपनी भूमिका, यानी वो अपनी भूमिका निभाने के लिए संसार में आते हैं। एंड देयर एंट्रेंसेज, यानी वो क्या करते हैं? इस संसार के सभी स्त्री पुरुष, यानी सभी स्त्री पुरुष इस संसार में, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है, सभी स्त्री पुरुष यहाँ पे अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी सभी स्त्री पुरुष अपनी भूमिका निभाते हैं, इसके लिए वो प्रवेश करते हैं और वो अपनी भूमिका निभा के इस संसार से चले जाते हैं। आगे देखें, एंड वन मैन, और वन मैन यानी एक आदमी, इन हिज टाइम होता है अपने जीवन काल में, प्लेस होता है, प्ले होता है यानी निभाता है, और मैनी पार्ट्स होते हैं भूमिकाएं। क्या होता है? भूमिकाएं। यानी एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, यानी एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाता है। आगे हिज एक्ट्स, यानी एक्ट्स होते हैं भूमिकाएं। एक्ट्स का मतलब क्या है? भूमिकाएं।
क्या होता है, भूमिकाएं। बीइंग 7 एजेज, 7 एजेज क्या होते हैं, 7 अवस्थाएं। क्या होते हैं, 7 अवस्थाएं। अर्थात आप समझिए इस लाइन को, क्या अर्थ होता है इनका, कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं निभाता है। और इस लाइन का हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 7 अवस्थाएं निभानी होती है। तो इस पहले स्टेंजा का अर्थ देखिए, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। संपूर्ण संसार क्या है, एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, सभी और सभी स्त्री पुरुष केवल क्या है, पात्रगण है। यहाँ पे वो सिर्फ अपनी भूमिका निभाने के लिए आते हैं। दे हैव देयर एग्जिट, बाहर जाने का मार्ग, एंड देयर एंट्रेंस होता है प्रवेश करने का मार्ग। वह व्यक्ति अपनी भूमिका निभा के, यानी वह व्यक्ति संसार में अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पे आते हैं और वह अपनी भूमिका निभा के इस संसार से चले जाते हैं। यानी सभी व्यक्ति, यानी सभी स्त्री पुरुष अपनी भूमिका निभाने के लिए इस संसार में आते हैं और अपनी भूमिका निभा के वो इस संसार से चले जाते हैं। आगे देखिए, एंड और वन मैन, एक व्यक्ति, जिसमें स्त्री पुरुष सभी आ गए, वन मैन इन हिज टाइम, अपने जीवन काल में, प्ले मैनी एक्ट्स, यानी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सी भूमिकाएं निभाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स, उसकी जो भूमिकाएं होती है, बीइंग 7 एजेज, एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 7 भूमिकाएं निभानी होती है। यानी एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कितनी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, 7 भूमिकाएं। यानी जब से व्यक्ति का जन्म होता है और जब तक उसका अंत नहीं होता है, यानी व्यक्ति के जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की अवस्था होती है, उसमें व्यक्ति को 7 अवस्थाएं निभानी पड़ती हैं। तो इसलिए विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में एक केवल क्या है, एक पात्रगण है। सभी व्यक्ति इस संसार में अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए आते हैं और अपनी भूमिकाएं निभा के चले जाते हैं। और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में यानी अनेक भूमिकाएं निभाता है और यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 7 अवस्थाएं यानी 7 भूमिकाएं उसको निभानी होती है। नमस्कार साथियों, अब हमारा जो सेकंड स्टेंजा है उसके बारे में देखते हैं। एट द फर्स्ट इन्फेंट, तो सबसे पहले इन्फेंट का अर्थ क्या होता है, शिशु। क्या होता है, शिशु। ठीक है, म्यूलिंग क्या होता है, रोते हुए। म्यूलिंग का अर्थ क्या होता है, रोते हुए। उसके बाद में पुकिंग का अर्थ होता है उल्टियाँ करना, अर्थात उल्टियाँ करते हुए। इन द नर्स क्या होते हैं, दाई, और आर्म्स होते हैं हाथों में। अर्थात इन दोनों लाइनों का अर्थ देखिए। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले जो बालक होता है वो क्या होता है, शिशु होता है। सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, शिशु की अवस्था आती है। ठीक है, म्यूलिंग होता है रोते हुए, चिल्लाते हुए। एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म्स, कहने का अर्थ होता है कि सबसे पहले जो बालक होता है वह शिशु होता है जो दाई के हाथों में रोते चिल्लाते हुए और उल्टियाँ करता है। इन दोनों लाइनों का अर्थ क्लियर है कि जब बालक का जन्म होता है वो दाई के हाथों में रोते चिल्लाते हुए और उल्टियाँ करता है। ठीक है, आगे देखें। देन, फिर जो दूसरी अवस्था आती है, जो विलियम शेक्सपियर ने बताया कि पहली अवस्था तो शिशु की अवस्था होती है, दूसरी अवस्था कौन सी होती है, स्कूल बॉय। स्कूल बॉय का अर्थ क्या होता है, यानी विद्यार्थी, यानी स्कूली छात्र। स्कूल बॉय का क्या अर्थ होता है, स्कूली छात्र। और ये क्या होता है, वाइनिंग होता है शिकायत करते हुए, शिकायत करते हुए। अर्थात आप इस लाइन का अर्थ देखें। देन द वाइनिंग, फिर द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर जो दूसरी अवस्था आती है वो ये स्कूली विद्यार्थी की आती है कि स्कूली छात्र की आती है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर एक शिकायत करता हुआ, यानी फिर शिकायत करता हुआ स्कूल जाता हुआ लड़का होता है। फिर जो दूसरी अवस्था आती है वो एक विद्यार्थी की आती है जो शिकायत करता हुआ कहाँ पे जाता है, स्कूल जाता है। विथ हिज, अपने, सेचल क्या होता है,
छोटा बस्ता। क्या होता है? छोटा बस्ता, यानी पुस्तकों को रखने का छोटा बस्ता। आगे देखें, इसको मैं लिख देता हूँ, पुस्तकों को रखने का क्या हो गया? छोटा बस्ता। सेचल का अर्थ होता है पुस्तकों को रखने का छोटा बस्ता, अर्थात कि फिर यानी वाइनिंग होता है, शिकायत करते हैं। फिर जो स्कूली छात्र होता है वह शिकायत करते वो स्कूल की ओर जाता है। और सेचल होता है छोटा बस्ता, यानी हाथ में अपना छोटा बस्ता लेके। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस होता है प्रातःकाल जैसे चमकता चेहरा। क्या होता है? चेहरा, यानी सूर्य के समान चमकने वाला चेहरा। फिर विद्यार्थी अपने हाथों के अंदर, यानी वह शिकायत करता हुआ, रोता चिल्लाता हुआ स्कूल की ओर जाता है और अपने हाथों के अंदर अपना बैग लेके और सूर्य के समान चमकीला चेहरा लेके क्रीपिंग का अर्थ क्या होता है? रोते हुए। क्या होता है? रोते हुए, यानी क्रीपिंग का अर्थ होता है धीरे धीरे चलना। क्या होता है? धीरे धीरे चलना। क्रीपिंग होता है रेंगना। क्रीपिंग का अर्थ वो दूसरा बोल सकते हैं, रेंगना। क्या होता है? रेंगना, यानी वह रोते हुए सूर्य के समान चेहरा लेते हुए क्रीपिंग यानी धीरे धीरे चलता है। लाइक स्नेल। स्नेल क्या होता है? घोंगा। क्या होता है? घोंगा। अनविलिंग क्या होता है? अनिच्छा से। क्या होता है? अनिच्छा से। क्या होता है? अनविलिंग होता है अनिच्छा से टू स्कूल की ओर जाता है। अब इन दोनों लाइनों का अर्थ देखिए, देखो, देन द वाइनिंग होता है शिकायत करते हुए स्कूल बॉय विद्यार्थी। फिर जो दूसरी अवस्था आती है वह यानी शिकायत करते हैं, यानी वह रोते चिल्लाते हुए वह स्कूल की ओर जाता है। विथ हिज यानी सेचल होता है बस्ता लेके। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग होता है यानी धीरे धीरे चलता है। फिर जो बालक होता है वो रोते चिल्लाते हुए हाथ में अपना बस्ता लेके वह सूर्य के समान चेहरा यानी चमकीला चेहरा लेके वह अनिच्छा से, लाइक स्नेल अनविलिंग होते अनिच्छा से, गो टू स्कूल की ओर रवाना होता है। फिर वह लड़का रोता चिल्लाता हुए हाथ में बस्ता लेके सूर्य के समान चमकीला चेहरा लेके अनिच्छा से वह स्कूल की ओर जाता है। फिर हमारा जो थर्ड स्टेंजा है वो देखिए, एंड और देन द लवर क्या होता है? प्रेमी। क्या होता है? प्रेमी। अब हमारी जो तीसरी अवस्था आती है वो कौन सी अवस्था आती है? प्रेमी की अवस्था आती है। साइंग होता है आ है भरना। लाइक जैसे फन्नल होता है भट्टी। कहता है फंस क्या होता है? भट्टी। विथ ए वोवफुल बेल्ट क्या होता है? वेदना पूर्ण विरह गीत। वोवफुल वेल्ड का मतलब है वेदनापूर्ण विरह गीत, यानी किसी की याद के अंदर गीत गाना। विरह गीत उसको बोलते हैं, दुख की स्थिति के अंदर गाया जाने वाला गीत। मेड होता है लिखना। टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो क्या होती है? प्रेमिका की भौहें। प्रेमिका की भौहें। तो अब देखिए इसका अर्थ देखिए पहले, एंड देन द लवर्स। जो तीसरी अवस्था आती है वो प्रेमी की अवस्था आती है। यानी साइंग लाइक फनरल, अर्थात इन लाइनों का अर्थ देखिए कि जो तीसरी अवस्था आती है वो प्रेमी की अवस्था आती है कि मनुष्य प्रेम के अंदर ऐसे आहे भरता है जैसे उसका जो हृदय होता है वह भट्टी के समान सुलग रहा हो। विथ ए वोवफुल वेल्ड होता है वेदनापूर्ण विरह गीत। अर्थात कवि यानी जो विलियम शेक्सपियर कहते हैं जो तीसरी अवस्था आती है वो एक प्रेमी की अवस्था आती है। यानी मनुष्य जब प्रेम के अंदर इस प्रकार आह भर रहा है जैसे उसके हृदय के अंदर भट्टी सुलग रही हो। मेड होता है लिखना। टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, और वह अपनी प्रेमिका की बाहों को यानी अपनी प्रेमिका की सुंदरता को देख के वह विरह के गीत गाने लगता है। तो इन तीन लाइनों का आपको अर्थ समझ में आ गया हो कि जो तीसरी
पहली जो अवस्था होती है वह शिशु की अवस्था होती है, दूसरी होती है स्कूली विद्यार्थी की होती है, और तीसरी अवस्था किसकी होती है? प्रेमी की अरे प्रेमी की अवस्था जो लवर की अवस्था होती है कि जब मनुष्य प्रेम के अंदर ऐसे आहे भरता है जैसे उसका हृदय भट्टी के समान सुलग रहा हो, और वह अपनी प्रेमिका की याद में विरह के गीत गाने लग जाता है। आगे देखिए, देन फिर ए सोल्जर, फिर जो चौथी अवस्था आती है वो सैनिक की अवस्था आती है। किसकी अवस्था आती है? सैनिक की अवस्था आती है। चौथी अवस्था फुल ऑफ स्टैंड ओथ्स। देखो इसका क्या होता है? फुल ऑफ स्टैंड ओथ्स का मतलब होता है यानी विचित्र प्रकार की गालियाँ, विचित्र प्रकार की गालियाँ देना, विचित्र प्रकार की गालियाँ देना। एंड बियर्ड होता है दाढ़ी वाला। लाइक द पार्ड क्या होता है? तेंदुआ। क्या होता है? तेंदुआ। तो अब देखिए इसके आगे फुल ऑफ स्टैंड ओस, यानी जो चौथी अवस्था आती है वो सैनिक की अवस्था आती है, जो विचित्र प्रकार की गालियाँ देते हैं। वो जो सैनिक होता है वह विचित्र प्रकार की गालियाँ देता है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, और उसकी लंबी दाढ़ी होने के कारण वह तेंदुए के समान दिखाई देता है, वो भयंकर दिखाई देता है। यानी जो चौथी अवस्था आती है वो सैनिक की अवस्था आती है जिसमें वो विभिन्न प्रकार की गालियाँ देता है, और उसकी लंबी दाढ़ी होने के कारण वह विचित्र प्रकार का दिखाई देता है, यानी वह तेंदुए के समान भयंकर दिखाई देता है। जीलियस इन ऑनर, जीलियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। क्या होता है? ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु होता है। ठीक है, ईर्ष्यालु इन ऑनर। और जो सैनिक होता है वह सम्मान पाने के मामले क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्वाइक इन क्रूअल, और वह हमेशा यानी सडन एंड क्वाइक इन यानी क्रूअल होता है, यानी हमेशा झगड़े को तैयार रहना। और वह हमेशा सम्मान पाने के मामले में वह ईर्ष्यालु होता है, वह सम्मान पाने के मामले में ईर्ष्यालु होता है। और वह हमेशा झगड़ा करने को तैयार रहता है। सीकिंग होता है पाना। सीकिंग का मतलब होता है पाना। द बबल रिपीटेशंस होता है क्षणिक प्रतिष्ठा या सम्मान। और वह हमेशा क्षणिक सम्मान या प्रतिष्ठा पाना चाहता है। इवन यद्यपि इन द कैनन्स माउथ, कैनन क्या होता है? तोप है, और माउथ होता है ढालना। और यानी कैनन्स माउथ का मतलब होता है जीवन को खतरे में ढालना। और वह व्यक्ति क्षणिक सम्मान पाने के लिए वह अपने जीवन को वो खतरे में डालने के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। तो इन लाइनों को मैं फिर से बता देता हूँ कि जो तीसरी अवस्था आती है वो प्रेमी की अवस्था आती है, जिसमें मनुष्य प्रेम को पाने के लिए उसका जो हृदय होता है वह भट्टी के समान सुलग रहा होता है, और वह अपने प्रेमिका की सुंदरता की याद में वो अपनी प्रेमिका की याद में विरह के गीत गाने लग जाता है। और फिर जो चौथी अवस्था आती है वो सैनिक की अवस्था आती है। तो सैनिक की अवस्था के अंदर जो सैनिक होता है वो विचित्र प्रकार की गालियाँ देता है, और उसकी लंबी दाढ़ी होने के कारण वह तेंदुए के समान भयंकर व्यक्ति दिखाई देता है। और वह सम्मान पाने के मामले में ईर्ष्यालु होता है, और वह हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, और वह हमेशा क्षणिक प्रतिष्ठा या सम्मान पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और वह अपने जीवन को वह थोड़ा सम्मान पाने के लिए वह अपने जीवन को बड़े से बड़े खतरे में भी ढालने के लिए तैयार होता है।